आदाब। आप सबका मेरे चैनल जिंदगी है गुलजार में इस्तकबाल है। आज हम जिस शायर की बात कर रहे हैं वो हर दिल अजीज है। हम बात कर रहे हैं जॉन एलिया साहब की। जॉन एलिया एक बागी, एक फलसफी, एक आशिक और एक शायर, जिनकी शायरी ने उर्दू अदब को एक नई राह दी है। जॉन साहब के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं गुलजार साहब और मोहित साहब। तो गुलजार साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जॉन साहब कहाँ पैदा हुए और उनकी शायरी की शुरुआत कैसे हुई? जी, बहुत बहुत शुक्रिया नगमा, आपने फिर से मुझे मौका दिया है अपने प्रोग्राम में आने के लिए। मुझे ये बात कहने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है कि जॉन साहब की शायरी बिना शुबा हमारे वक्त की हकीकी और ज़िंदा शायरी है। जी। जॉन एलिया आज ही के दिन 14 दिसंबर 1931 को अमरोहा, उत्तर प्रदेश के एक बावकार इल्मी ख़ानदान में पैदा हुए थे। मैं जॉन साहब की जो किताब है उससे मैं कुछ एक पैराग्राफ आपको सुनाता हूँ। जॉन साहब कहते हैं कि मैं दुआबे गंग व जमन के हालत खेज़, रमजियत आमेज़ और दिल अंगेज़ शहर अमरोहा में पैदा हुआ। अमरोहा में न जाने कब से एक कहावत मशहूर चली आ रही है कि अमरोहा शहर तख्त है, गुजरान यहाँ की सख्त है, जो छोड़े वो कम वक्त है। मुझे नहीं मालूम कि शुमाली हिंद के पहले मसनवी निगार सैयद इस्माइल अमरोही, शेख गुलाम हमदानी मुसफ़ी, नसीम अमरोही, रईस अमरोही, सैयद मोहम्मद तकी, सैयद सादिकीन, मोहम्मद अली सिद्दीकी और इकबाल मेहदी ने अमरोहा छोड़कर अपने आप को कमबख्त महसूस किया था या नहीं, मगर मैंने एक लंबा पॉज। बहरहाल अभी आप यहाँ समझ गए होंगे कि अमरोहा छोड़ने को जॉन साहब के दिल में अमरोहा के लिए कितनी ख़ास जगह थी और वहाँ उस जगह को छोड़ने के बाद वो हमेशा उस जगह को याद करते रहे। जॉन साहब के ख़ानदान में कई पुश्तों से इल्म और अदब के चिराग रोशन थे। जॉन साहब को कई ज़ुबानें जैसे अंग्रेज़ी, संस्कृत, पर्शियन, अरबिक पर भरपूर दस्तरस हासिल थी। जॉन एक अजीब व गरीब, आलिमाना या कहिए कलंदराना शान के इंसान थे, या यूँ कहिए कि जैसे जॉन साहब एक गैर मामूली, हसीन और हसास जहन लेकर ही पैदा हुए थे। जॉन साहब ने बड़ी कम उम्री में शायरी की शुरुआत करी। जॉन साहब लिखते हैं कि मेरी उम्र का 8वां साल मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अहम और माजरा पुरवर साल था। इस साल मेरी ज़िंदगी के 2 सबसे अहम हादसे पेश आए। पहला हादसा ये था कि मैं अपनी नरगिसी अना की पहली शिकस्त से दो चार हुआ, यानी एक कताला लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ। दूसरा हादसा ये था कि मैंने पहला शेर कहा। जी। शेर इस तरह से है, चाहा मैं उसकी तमाचे खाए में, चाहा मैं उसकी तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। वाह वाह, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की, सुर्खी मेरे रुखसार की। आगे और कहते हैं जॉन साहब कि जिस दिन पहला हादसा पेश आया था वो दिन न हफ्ते के दिनों में से कोई एक दिन था और न महीनों के दिनों में से कोई एक दिन। वो दिन तो साल के 365 दिनों के अलावा ही कोई दिन था। वो तारीख और तकवीम का कोई दिन था ही नहीं, बल्कि एब्सोल्यूट टाइम का कोई दिन था। वाह गुलजार साहब, आपकी ये बात सुन के तो ऐसा लगता है जैसे जॉन साहब पैदाइशी ही शायर थे। और अब मैं मोहित साहब से ये दरख्वास्त करूंगी कि वो हमें बताएं कि उनका जॉन साहब से सामना कैसे हुआ। एक IITN होते हुए भी उर्दू शायरी में ऐसा शौक कैसे डेवलप हुआ? थैंक यू मैम, मुझे आज जॉन एलिया साहब के जन्मदिन पे आमंत्रित करने के लिए। चूँकि साहित्य की बात हो रही है तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि मेरा साहित्य में कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैं बस एक लर्नर हूँ, एस्पिरेंट हूँ और एक KG LKG लेवल का स्टूडेंट हूँ साहित्य का। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैं तो मैथमेटिक्स पढ़ता हूँ, जो कि साहित्य से बहुत अलग है। सही बात। हालांकि मैं साहित्य सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे आजकल कुछ पढ़ने की शुरुआत मैंने की है।
मुझे लगता है कि लिटरेचर के ज़रिए हमारा कम्युनिकेशन और आर्टिकुलेशन बेहतर होता है। जो बात हम कहना चाहते हैं उसे हम अच्छे से बटरेस कर पाते हैं। दुनिया के महान कवियों और शायरों ने दुनिया भर की फ़िलासफ़ीज़ को बड़े सरल शब्दों में कविता और शेरों के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसको जन साधारण समझ पाता है और कनेक्ट करता है। यही लिटरेचर की खूबसूरती है। और मैं सोचता हूँ कि अगर इन वर्सेस को, इन शेर व शायरी को हम सही कॉन्टेक्स्ट में कोट करें तो हमारी वार्तालाप काफ़ी इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग, दिलचस्प भी हो जाती है। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक किताब भेंट की है, मैं जो हूँ, जॉन एलिया हूँ। ये लिखी है डॉक्टर कुमार विश्वास ने, जो अपने आप में बहुत बड़े कवि हैं। मैं इन्हें भी फॉलो करता हूँ। तो इस सिलसिले में मैंने अभी जॉन एलिया साहब को पढ़ना शुरू ही किया है और मुझे बड़े दिलचस्प लगे और मुझे लगता है मैं इसे और पढ़ूँ और समझूँ और आपके सानिध्य में रह के साहित्य को और अच्छे से समझ पाऊँ। ये मेरे लिए एक नया प्रयास है। यहाँ गुलजार साहब, आप हमें ये भी बताएं कि जॉन साहब को शायरी के अलावा कुछ और आर्टिस्टिक रुझान भी थे क्या? जी हाँ, मैं ये बताता चलूँ कि जॉन साहब ने अपने बचपन में ही एक ड्रामा क्लब का उसकी शुरुआत करी थी। और मैं जॉन साहब के यहाँ उनकी किताब से ही कुछ कोट करना चाहूँगा। जॉन साहब कहते हैं कि उसी ज़माने की बात है कि मेरे सर पर ड्रामे का सौदा सवार हुआ। अच्छा। इसका सबब हमारी बरादरी के लोगों का एक ड्रामा क्लब था। ये क्लब 19वीं सदी के आखिर में कायम हुआ था। हकीकत यह है कि वो अपने साजो सामान और अपनी सीनरीज के एतबार से किसी भी मुंबई या कलकत्ता के किसी थिएटर कंपनी से कम नहीं था। अच्छा। आगे जॉन साहब कहते हैं कि बड़ों की नकल में मैंने भी एक ड्रामा क्लब कायम किया जो मेरे ही नाम से मंसूब था। मैं उसका डायरेक्टर था और मेरे दोस्त कमर रिजी उसके मैनेजर। ड्रामे में सबसे अहम किरदार मैं अदा करता था। गोया मैं ड्रामे का हीरो होता था। मुझे मेरे मोहल्ले से बाहर शायर की हैसियत से बाद में जाना गया और सबसे मकबूल अदाकार की हैसियत से पहले। क्या बात है। यहाँ मोहित, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको जॉन साहब के कौन कौन से अशार पसंद हैं जो आपके फेवरेट हों? मैम, एज अ बिगिनर आप मुझे जॉन एलिया साहब फैन क्लब का एक छोटा सा मेंबर या सदस्य या फैन मान सकते हैं। तो मैं इसी किताब में मैंने अभी जो शायरी हैं पढ़ी हैं, उनके जो मुझे सबसे सरल लगे वो और जो अच्छे लगे मैं आपको कोट करके सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल। और मैं अपने शब्दों में इसकी व्याख्या भी करूँगा। जरूर। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि भावार्थ में यदि कोई त्रुटि रह जाए तो मैं एडवांस में अपोलोजाइज करता हूँ, अग्रिम क्षमा प्रार्थी हूँ। बिल्कुल। तो पहला तो ये रहा जॉन साहब का इंट्रोडक्शन, जहाँ पे उनको अपनी अथॉरिटी का बोध है, जहाँ पे उनको अपने कद का भान है। वो कुछ इस तरह अपना परिचय देते हैं। मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। आप बेमिसल बेमिसाल हूँ मैं, मुझ सिवा आप किससे रीझिएगा। मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। बेहद लिहाज कीजिएगा। यहाँ पे कोई दिखावे की विनम्रता नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन्हें अपने कद का पूरा ज्ञान है और एक असर्टिवनेस है जो मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है, जो काफी भिन्न है बाकी कवियों या शायरों से। दूसरा है जिसे हम अक्सर कहते हैं गेट अ लाइफ, डोंट जस्ट एग्जिस्ट। तो जॉन साहब कहते हैं बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। सही बात। ये बहुत अच्छी इसमें एक ऑप्टिमिज्म है और कुछ कर गुजरने की भावना से पॉजिटिविटी है। बिल्कुल। फिर एक और है जिसमें जॉन एलिया साहब ये जो सांसारिक नश्वरता है कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कोई भी चीज़ कितनी सुंदर क्यों ना हो सब कुछ नष्ट हो जाएगी, नथिंग इज परमानेंट। तो वो कहते हैं कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। यहाँ पे नथिंग इज परमानेंट की तरफ जॉन साहब का इशारा है। इसके बाद एक और है जो मुझे बड़ी पसंद आती है जहाँ पे जॉन एलिया साहब का थोड़ा सा दिल टूटा है और उसके बाद उनको अपने घर की याद आती है, ऐसा कुछ मैं महसूस कर रहा हूँ। मेरे सब तंज बेअसर ही रहे, मेरे सब तंज बेअसर ही रहे, तुम बहुत दूर जा चुकी हो क्या। फिर वो कहते हैं इस समुंदर पे तृष्णकाम हूं मैं, इस समंदर पे तृष्णकाम हूं मैं, अर्थात प्यासा हूं मैं। बान तुम अब भी बह रही हो क्या। यहाँ पे बान वो नदी है जो अमरोहा में बसती है, जो अमरोहा में बहती है, वहाँ की एक लोकल रिवर का नाम है। तो यहाँ पे ही इज फीलिंग नॉस्टैल्जिक एंड होमसिक आफ्टर हार्ट ब्रेक आई थिंक। तो ये 3-4 मुझे बड़े अच्छे लगे और इसके बाद में और एक और पढ़ूंगा
जिसमें जॉन साहब कहते हैं कि फीलिंग्स अगर हो तो जेन्युइन होनी चाहिए। मुस्कुराए हम उनसे मिलते वक्त, रो न पड़ते अगर खुशी होती। खुशी होती। मुस्कुराए हम उससे उनसे मिलते वक्त, रो न पड़ते अगर खुशी होती। स्माइल इज इजी टू फेक, वी से प्लास्टिक स्माइल्स, बट टीयर्स आर जेन्युइन इमोशंस। ये जॉन साहब कहना चाहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा मोहित। हमारी स्माइल तो फेक हो सकती है, लेकिन हमारे आंसू कभी भी फेक नहीं होते, वो हमेशा जेन्युइन और रियल होते हैं। यहाँ पे गुलजार साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जॉन साहब की शख्सियत के बारे में आप हमें कुछ बताएं, और उनके वो बाल, उनकी वो चाल ढाल, उनका शायरी बोलने का एक अलग अंदाज, आप हमें ज़रा उनके बारे में कुछ बताएं। जी नगमा, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जॉन साहब जो हैं एक मुनफरिद शख्सियत के मालिक थे जी। और मैं जॉन साहब के बारे में ये कहूँगा कि वो खुद कहते हैं कि वो उनके मिजाज में ही एक अलगपन था, एक डिफरेंट अप्रोच था उनकी लाइफ में। नफी पसंद थे वो मैं ये कहूँगा कि वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं अपने मिजाज में शुरू से ही एक नफी पसंद, नाहिलिस्ट या अनाकिस्ट था। मैं किसी भी ज़ाब्ते और कायदे को तस्लीम नहीं करता था। इससे आपको पता चलेगा कि जॉन साहब का जो अंदाज था, जो आप अभी कह रहे हैं कि उनके बाल, उनके कहने का ढंग, उनकी बात करने का ढंग, उनका जिंदगी जीने का ढंग, वो सबसे वो बिल्कुल अलग था और बिल्कुल मुनफरिद था। जॉन साहब की फितरत में ही बेबाकी और कोई दिखावा नहीं था। उनकी फितरत ऐसी थी कि कोई दिखावापन नहीं था। मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था तो वो कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिलता तो शायद मैं कराची के सड़क पे रात को, अगर सड़क खाली होती तो मैं चांदनी रात में सड़क पे जो है लेट जाता। तो ये इस तरह की पर्सनैलिटी एक हर इंसान की नहीं हो सकती है, ये जॉन साहब की ही खासियत थी। बिल्कुल। अपनी इसी बात को मैं प्रूव करने के लिए जॉन साहब की ही एक गज़ल से कुछ अशार सुनाता हूँ आपको। जॉन साहब कहते हैं कि ठीक है खुद को हम बदलते हैं। अच्छा। ठीक है खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं शुक्रिया मशवरत का चलते हैं, उसके पहलू से लग के चलते हैं, उसके पहलू से लग के चलते हैं, हम कहीं टालने से टलते हैं। बिल्कुल नहीं, हम कहीं टालने से टलते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत खूबसूरत शेर है जी। वो कहते हैं कि क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। वाह वाह, बिल्कुल। जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। वाह गुलजार साहब, ये सुन के तो वाकई में हमें लगता है कि जॉन साहब के अंदर कोई डुअलिटी नहीं थी। उनका कैरेक्टर बिल्कुल प्योर, कि जैसे कि वो दिल में थे वैसे ही वो हमारे सामने थे। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अपनी बात को आगे बढ़ा के, जो मैं जॉन साहब के बारे में बता रहा था, तो मैं उसी को आगे बढ़ा के ये कहूँगा कि क्योंकि जॉन साहब को बचपन से ही उनके घर में एक अलग माहौल मिला। उनके वालिद साहब, उनके वालिद के वालिद साहब, उनके भाई, ये सारे लोग एक इल्मी घराने से ताल्लुक़ रखते थे और उसकी वजह से जॉन साहब के घर में कभी फ़िलासफ़ी का, कभी एस्ट्रोनॉमी का, कभी लिटरेचर का, इस सब का डिस्कशन होता था। और इसी बीच इस माहौल में जॉन साहब पले बड़े हुए। तो बिल्कुल। इसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ये रहा कि उनकी पर्सनैलिटी पे डे वन से रीडिंग डेवलप होती गई, या रीडिंग का, रिसर्च का जो पूरी ज़िंदगी उनके साथ चलता रहा, वो उनकी पर्सनैलिटी में डेवलप हो गया। अब चूंकि यहाँ पर किताबों की बात आई तो किताबों के सिलसिले में जॉन साहब ने एक छोटी सी गज़ल लिखी थी, उसका मैं आपको उसके अशार में आपको सुनाता हूँ। जॉन साहब कहते हैं कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। वाह वाह। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। यहाँ देखिए जॉन साहब आगे कहते हैं कि उनके जहन पे किताबों का कितना असर था। वो कहते हैं कि इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इनमें एक रम्ज है, इनमें एक रम्ज है जिस रम्ज का मारा हुआ जहन मज़दे इशरत अंजाम नहीं पा सका, मज़दे इशरत अंजाम नहीं पा सकता, जिंदगी में
कभी आराम नहीं पा सकता। वाह वाह, कभी आराम जिंदगी नहीं पा में सकता। कभी आराम नहीं पा सकता। यहाँ पर मैं जॉन साहब के कुछ और अशार आपको सुनाना चाहूँगा। जी बिल्कुल। मैंने यहाँ आपके सामने कुछ और अशार पेश करूँगा। जॉन साहब कहते हैं, अब तो जिस दौर भी गुजर जाए, अब तो जिस दौर भी गुजर जाए, कोई इसरार जिंदगी से नहीं। कोई इसरार जिंदगी से अब तो जिस दौर भी गुजर जाए, कोई इसरार जिंदगी से नहीं। उसके गम में किया सभी को माफ, जी, उसके गम में किया सभी सभी को को माफ। कोई शिकवा भी अब किसी से नहीं, कोई शिकवा कोई भी अब शिकवा किसी से भी नहीं। किसी से अब किसी से नहीं। आगे एक और शेर है जॉन साहब के, उनको वो कहते हैं कि चारा साजों की चारा साजी से, चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा, दर्द बदनाम तो नहीं होगा। ये देखिए कितना खूबसूरत। हाँ दवा दो मगर ये बतलाओ, हाँ दवा दो मगर ये बतला दो, मुझे आराम तो नहीं होगा, वाह वाह, मुझे आराम मुझे तो आराम नहीं तो होगा। नहीं होगा। यहाँ देखिए कि जॉन साहब किस खूबसूरती से गम को ग्लोरीफाई करते हैं। मोहित, आप भी हमें जो कुछ और अशार आपको जॉन एलिया साहब के पसंद हैं वो प्लीज शेयर करें। मैम इसी क्रम में मैंने इस पुस्तक में 2-3 शेर और चुने हैं जिन्हें मैं फिर से पढ़ूंगा आगे। रह गई उम्मीद तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं, रह गई उम्मीद तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं, जाइए तो फिर मुझे सचमुच भुलाते जाइए। बिल्कुल। और इसी में अगली पंक्ति है जिसमें जॉन एलिया साहब डिटैच्ड रिलेशनशिप की बात करते हैं। जी। एक निर्मोही भाव है कि हर रिश्ते को इन द एंड खत्म होना है। जी, जिंदगी की अंजुमन का बस यही दस्तूर है, जिंदगी की अंजुमन का बस यही दस्तूर है, बढ़ के मिलिए और मिलकर दूर होते जाइए। ये मुझे बहुत अच्छा लगता वाह, है, बढ़ के मिलिए और मिलकर दूर होते जाइए। वाह, इसी क्रम में आगे है जहाँ पे जॉन एलिया साहब अपने एक मैवरिक रेबल रूप को दिखाते हैं। जी। अपने सब यार काम कर रहे हैं, अपने सब यार काम कर रहे हैं, और हम हैं कि नाम कर रहे हैं। नाम कर रहे हैं। वाह वाह। फिर आगे जॉन साहब एक सेल्फ पिटी भी दिखाते हैं। जी, है वो बेचारगी का हाल कि हम हर किसी को सलाम कर रहे हैं। कितनी बेचारगी है कि हर किसी को सैल्यूट करना पड़ रहा है। सलाम करना पड़ रहा है। एक आखिरी वर्स है जो मैं पढ़ूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जी, इसमें जॉन साहब दिखाते हैं कि वो हाफ मेजर्स नहीं लेते, जो काम करते हैं फुल्ली करते हैं। तो इंटेंसिटी है, एनर्जी है और एक एब्सोल्यूटिज्म है। न रखा हमने बेशो कम का ख्याल, जी, न रखा हमने बेशो कम का ख्याल, बेशो कम मतलब कम ज्यादा का ख्याल नहीं रखते। शौक को बेहिसाब ही लिखा, दोस्तों हमने अपना हाल उसे जब भी लिखा खराब ही लिखा। खराब भी लिखा। दोस्तों हमने अपना हाल उसे जब भी लिखा खराब ही लिखा। तो मेरी तरफ से जॉन साहब की बर्थडे पे एक छोटी सी पेशकश, एज ए न्यू फैन यू कैन से थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यहाँ मैं अगर मेरे जैसे कोई बिगिनर्स इस शो को देख रहे हैं तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि जॉन एलिया साहब के बड़े अच्छे अच्छे मुशायरे यूट्यूब पे हैं, जी। अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, आप उन्हें देखें और आप गौर करेंगे कि उनके अंदाज़े बयां में एक तलखी है, एक झुंझलाहट है, एक तैश है, एक ऊर्जा है जो हमें उनकी तरफ आकर्षित करती है और उनके बारे में पढ़ने के लिए थोड़ा सा उकसाती है। तो मैं इन चीज़ों को और पढ़ूंगा और इस जॉन एलिया फ़ैन क्लब का हिस्सा बना रहना चाहूँगा। थैंक यू। जी मोहित, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जॉन साहब की शायरी में बेशक एक अलग अट्रैक्शन है जो यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर मैं गुलजार वानी साहब से दरख्वास्त करूँगी कि आपने जो भी अशार जॉन एलिया साहब के लिए लिखे हैं वो आप हमें सुनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो अपने लिए ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं कुछ अशार जॉन साहब के लिए मैं पेश कर सकता हूँ। जी, मैंने लिखा है कि वो खुद शिनासी में डूबा था, यकीन मगर महकम था। जी, जॉन साहब के लिए कि वो खुद शिनासी मीन्स ही वॉज इन्वॉल्व इन सेल्फ कंटेम्पलेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। वो खुद शिनासी में डूबा था, यकीन मगर महकम था, पहचानने में देर हुई तब न उसका आलम था। तब ना उसका आलम था। वो हिज्र से उकताया हुआ फिर भी जिंदा दिल था। वो हिज्र से उकताया हुआ फिर भी जिंदा दिल था, लफ्ज़ों में थी गमगीनी वो खुद सरापा गम था। लफ्ज़ों में थी गमगीनी वो खुद सरापा गम था, गमज़दा दिलों के हाल सुनाने ही शायद आया था। बिल्कुल, गमज़दा दिलों के हाल सुनाने ही शायद आया था, सोज़ो गुदास हसरत व यास
जॉन में तमाम था। सोजो गुदास हसरत व यास जॉन में तमाम था। अमरोहे का नौजवान, अमरोहा की बात बार बार बात चली है। अमरोहे का नौजवान बदकिस्मती से मुल्क छोड़ गया। अमरोहे का नौजवान बदकिस्मती से मुल्क छोड़ गया। इस मुल्क के लिए तड़पता रहा जहाँ का जन्म था। इस मुल्क के लिए तड़पता रहा जहाँ का जन्म था। आखिरी शेर जॉन एलिया साहब के लिए कि अपनी सकाफत का पासदार, अपनी रिवायतों का कदरदान जी, अपनी सकाफत का पासदार, अपनी रिवायतों का कदरदान, फिर भी हमारा जॉन इस जदीद दौर का अजीम था। वाह, फिर भी हमारा जॉन इस जदीद दौर का अजीम था। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह गुलजार साहब, आपने जॉन एलिया साहब की शख्सियत और उनकी शायरी को बहुत मुख्तसर अल्फाजों में पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं यहाँ जॉन साहब के कहे गए अल्फाज से इस सेशन को कंक्लूड करना चाहूँगी। जॉन साहब कहते हैं कि मेरे पास बहुत कम वक्त रह गया है। मैं जॉन एलिया हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तुम्हें बहुत इंतज़ार कराया और हाँ, तुम्हारी एक अमानत मेरे पास रह गई है। ये मेरे खाम और ना तमाम लफ्ज़ यानी मेरे अशार, मेरे वो अशार जो मैं नहीं कह सका। इन्हें शायद डेविड कहेगा या अहमद या कैलाश या शायद मनोचेहार। एक लंबा पॉज उसके बाद, और अब मैं तमाम होता हूँ। इन इमोशन भरे अल्फाजों के साथ मैं आप सब से विदा लेती हूँ। आप सब, मैं उम्मीद करूँगी कि आप सब जॉन साहब को पढ़ें और उनकी शायरी को अप्रिशिएट करें, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाएंगे उनसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत खुश रहिए, क्योंकि ज़िंदगी है गुलजार। शुक्रिया।